गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया में जो फोर्थ लेसन से सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स। तो उसमें आज जो हम करेंगे पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ये सेकंड पार्ट है हमारे वीडियो का। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो हम कर चुके हैं इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस से। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। द इंडियन नेशनल मूवमेंट was not an isolated process. It was a part of the worldwide struggle against colonialism and imperialism. It influenced the liberation movement of many Asian and African countries. Prior to India's independence, there was contacts between the national leaders of India and those of other colonies, united as they were in their common struggle against colonialism and imperialism. The creation of the Indian National Army INA by Netaji Subhash Chandra Bose during the Second World War was the clearest manifestation of the linkage established between India and overseas Indias during the freedom struggle. The Indian national movement was not an isolated process. जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था वो अपने आप में एक आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं थी। हम उसको कह सकते हैं कि वो कोई एक स्वतंत्र घटना नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया में जो कॉलोनिज्म और इम्पेरियलिज्म है, यानी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, इसके विरुद्ध एक स्ट्रगल चल रहा था वर्ल्ड वाइड। उसी के परिणाम स्वरूप ये हुई थी कॉलोनिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक संघर्ष चल रहा था पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड। उसी के परिणाम स्वरूप जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी हुआ था। इट इन्फ्लुएंस्ड द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। इसी वजह से जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन थे, जो उसी के साथ जो एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन वहाँ पे हुए, अफ्रीका के देशों में, एशिया के देशों में, तो उसी आंदोलन का असर भारत के आंदोलनों पर पड़ा, या फिर ऐसा कह लीजिए कि भारत के आंदोलन का असर अफ्रीका और एशियन देश के आंदोलनों पर पड़ा। Prior to India's independence, there were contacts between the nationalist leaders of India and those of other colonies, united as they were their common struggle against colonialism and imperialism. आज़ादी मिलने से पहले भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशी जो देश थे उनमें एक मुक्ति संग्राम आंदोलन चला रहे थे और वो उनके निरंतर संपर्क में थे। ये सभी नेता वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक मिली-जुली जो लड़ाई है वो लड़ रहे थे। इन देयर कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी INA by Netaji Subhash Chandra Bose during the Second World War was the clearest manifestation of linkages establishment between India and overseas Indian during the freedom struggle. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा INA इंडियन नेशनल आर्मी का उसका गठन किया गया था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। इसे साफ साफ पता लग जाता है कि स्वतंत्रता के आंदोलन में भारत के संबंध विदेश में रह रहे जो भारतीय थे उनसे भी हमारे संबंध स्थापित हो चुके थे, वो भी हमारे बारे में अच्छे तरीके से जानते थे। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ nation reflects the interplay of domestic and external factors. Therefore, the noble ideals that inspired India's struggle for freedom influenced the making of its foreign policy. But India's attachment of independence coincided with the beginning of the World War era. As you read in the first chapter of this book on contemporary world politics, this period was marked by the political, economic and military confrontation at the global level between the two blocs
led by superpowers, the US and the USSR. The same period also witnessed developments like the establishment of the UN, the creation of nuclear weapons, the emergence of communist China, the beginning of decolonization. So India's leadership had to pursue its national interests within the prevailing international contexts. The foreign policy of a nation reflects its interplay of domestic and external factors. जो किसी भी देश की विदेश नीति है, उसके अंदरूनी या बाह्य जितने भी कार्य हैं, उनकी झलक वहाँ पर मिलती है। इंटरप्ले डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स की जो वहाँ पे झलक हमें मिलती है देखने को। देयरफॉर द नोबल आइडल्स दैट इंस्पायर्ड इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। इस तरीके से जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था, जिन उदारवादी विचारों से वो प्रेरित था, उसका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा। बट इंडियाज़ अटैचमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस coincided with the beginning of the Cold War era, as you read in the first chapter of the book on contemporary world politics. लेकिन जो भारत को जिस वक्त आज़ादी हासिल हुई, उस समय शीतकाल युद्ध का दौर भी शुरू हो चुका था। कोल्ड वॉर इरा है, वो युग है, वो शुरू हो चुका था। और जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, यानी कि उस समय की समकालीन विश्व राजनीति है, उस वे किताब है आपकी, इसमें आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कोल्ड वॉर इरा में, शीत युद्ध के दौर में दुनिया किस प्रकार दो भागों में बट गई थी। और वो दो भाग थे, सुपर पावर थी दोनों, उसमें यूएस और यूएसएसआर, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा सोवियत संघ यूएसएसआर था। तो दोनों ही बड़े पावरफुल खेमे थे। द सेम पीरियड ऑल्सो विटनेस डेवलपमेंट लाइक द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूएन एंड क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसी विकास के दौरान जो संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया, वहाँ पे दोनों जो भाग थे, दोनों जो खेमे थे, दोनों पार्ट थे, यूएसएसआर और यूएस, उनके बीच में विश्व स्तर पर किस प्रकार से आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव वहाँ पे जारी रहा था। और इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया था। यहाँ पे परमाणु हथियारों के लिए होड़ शुरू हो गई थी इसी दौरान। और द एमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, और जो कम्युनिस्ट आज का चाइना है, इसकी नींव भी इसी दौरान पड़ी थी। द बिगनिंग ऑफ डिकोलोनाइजेशन, और उपनिवेशवाद था, वो भी इसी उपनिवेशवाद की जड़ें भी इसी समय उखेड़ी गई थी। सो इंडियाज़ लीडरशिप हैड टू परस्यूड इट्स नेशनल इंटरेस्ट विद इन द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। इस प्रकार से जो भारतीय के नेता थे, उन्होंने अपने राष्ट्रीय हित इसी दायरे में उन्होंने साधने थे, उन्होंने इसी दायरे में देखना था। इंडिया की लीडरशिप थी जो नेशनल इंटरेस्ट उनको देखने थे कि किस प्रकार से वो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अपने राष्ट्रीय हित कायम कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेहरूज रोल, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आज़ादी के बाद से ही इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में बागडोर वो संभाली थी। तो नेहरू की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अहम भूमिका इस दौरान रही थी। उसके बारे में हम एक बार पढ़ते हैं कि नेहरू का रोल क्या रहा था हमारे विदेश नीति का निर्धारण करने में। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द सेटिंग ऑफ नेशनल एजेंडा। He was his own foreign minister. Thus, both as the prime minister and the foreign minister, he exercised profound influence in the formulation and implementation of India's foreign policy from 1946 to 1964. The three major objectives of Nehru's foreign policy
were to preserve the hard-earned sovereignty, protect territorial integrity, and promote rapid economic development. Nehru wished to achieve these objectives through the strategy of non-alignment. There were, of course, parties and groups in the country that believed that India should be more friendly with the bloc led by US, because that bloc claimed to be pro-democracy. Among those who thought on these lives were leaders like Dr. Ambedkar as well. Some political parties which were opposed to communism also wanted India to follow a pro-US foreign policy. These included the Bhattacharya, Jain Singh, and later the Swantarta Party, Bharatiya Jansangh, and the Swatantra Party. But Nehru possessed considerable leeway in the formulating the foreign policy. The first Prime Minister, Mr. Jawaharlal Nehru, played a crucial role. बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि किस प्रकार से राष्ट्रीय एजेंडा वो तैयार किया जाएगा, राष्ट्रीय जो हमारी नीति थी उसको तैयार करने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. ही वाज हिज ऑन फॉरेन मिनिस्टर. वो खुद एक प्रधानमंत्री भी उस समय और फॉरेन मिनिस्टर भी एक ही समय में, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे. Thus, both as the Prime Minister and the Foreign Minister, he exercised profound influence in the formulation of and implementation of India's foreign policy from 1946 to 1964. तो भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत के विदेश नीति की रचना की और उसका कार्यान्वयन भी उन्होंने पर बड़ा ही गहरा उन्होंने प्रभाव वहाँ पे डाला अपना. द थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वर टू प्रिजर्व द हार्ड अर्नड सॉवरेनिटी. तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य थे नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी के. फर्स्ट था उसमें हार्ड अर्नड सॉवरेनिटी, जो हमने बड़ी मुश्किलों से कठिन संघर्ष के बाद संप्रभुता थी वो बनाई थी, अपनी पाई थी, और उसको बचाए रखना सबसे पहली बात थी उनके लिए. सेकंड था कि वो प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय जो अखंडता को भी वो बचा के रखे, ये भी उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था. एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और साथ में ही बड़ी तेज़ गति के साथ हमारे देश के लिए आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ना, ये उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था. नेहरू विश टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, और नेहरू ने ये सभी अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया. देयर वर ऑफ कोर्स पार्टीज एंड ग्रुप्स इन द कंट्री दैट बिलीव्ड दैट इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली विद द ब्लॉक लेड बाय यूएस, बिकॉज दैट ब्लॉक क्लेम्ड टू बी द प्रो डेमोक्रेसी. बहुत सारे उस समय विद्वान थे, उन्होंने जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अमेरिकी जो खेमा था वो भी लोकतंत्र वहाँ पे था. तो इस तरीके से हम लोकतंत्र अमेरिका में भी और भारत में भी, तो इस तरीके से वो राजनीतिक दल या वो पार्टी वो मान रही थी कि क्यों ना अमेरिका का इसमें साथ दिया जाए. और ऐसी सोच रखने वालों में हु थॉट ऑफ दीज लाइव्स वर लीडर्स लाइक डॉक्टर अम्बेडकर जैसे भी वहाँ पे नेता थे जिन्होंने इसी सोच के साथ वो भारत को आगे बढ़ाना चाहते थे. सम पॉलिटिकल पार्टीज विच वर अपोज टू कम्युनिज्म ऑल्सो वांटेड इंडिया टू फॉलो ए प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी, और वहाँ पे कुछ और भी राजनीतिक दल थे जो सामंतवाद का, जो साम्यवाद था, कम्युनिस्ट का साम्यवाद का विरोध करते थे, और इस तरीके से वो चाहते थे कि भारत को साम्यवाद का विरोध करते हुए अपनी विदेश नीति वो कायम रखनी चाहिए और अपने जो संबंध अमेरिका के साथ ज़्यादा अच्छे करने चाहिए. तो ऐसे में वो पार्टीज़ थी, जैसे भारतीय जनसंघ पार्टी वहाँ पे इसी विचारधारा से थी, और
स्वतंत्र पार्टी भी इसी विचारधारा से थी। बट नेहरू पोजेस्ट कंसिडरेबल लीगवे इन फॉर्मुलेटिंग द फॉरेन पॉलिसी। लेकिन जो विदेश नीति को तैयार करने में जो नेहरू जी ने अपने लेवल से काफ़ी अच्छी खासी बढ़त की थी। डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, दो खेमों से दूरी। मतलब क्या हुआ कि इंडिया ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई वहाँ पर। वो न तो अमेरिका के पक्ष में गया, न ही वो रूस के पक्ष में गया। दो जो महाशक्तियाँ वहाँ पे कोल्ड वार के इरा के दौरान वो उभर कर सामने आई थी, तो वो किसी भी पक्ष में नहीं गया। तो इसने दोनों से वो अपनी दूरी बनाए रखी। डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। The foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of non-alignment, by reducing the Cold War tensions, and by contributing human resources to the UN peacekeeping operations. आज़ाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई उसमें शांतिपूर्ण विश्व का उसने सपना देखा था। एक शांतिपूर्ण विश्व है, उसका ये सपना देखा था भारत ने। और हमेशा से इसने सिफारिश की कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो अपनाई जाए भारत के लिए। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है वो भारत के लिए इसने रिकमेंड की। बाय रिड्यूसिंग द कोल्ड वार टेंशंस, और इससे क्या हुआ कि जो कोल्ड वार की वजह से तनाव था वो कम किया गया। और इसने उसको कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में अपनी सेना भी भेजी, साथ में अपने देश से सेना भेजी ताकि यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस वहाँ पे किए जा सके। यू माइट आस्क वाई इंडिया डिड नॉट ज्वाइन either of the two camps during the Cold War era. India wanted to keep away from the military alliance led by US and Soviet Union against each other. As you have read in the book on contemporary world politics, during the Cold War, the US led North Atlantic Treaty Organization, Soviet Union against the. As you have read in the book on contemporary world politics, during the Cold War, the US led North Atlantic Treaty Organization, NATO, NATO, and the Soviet-led Warsaw Pact came into existence. India advocated non-alignment as the ideal foreign policy approach. This was a difficult balancing act, and sometimes the balance did not appear perfect. In 1956, when Britain attacked Egypt over the Suez Canal issue, India led the world protest against this neo-colonial invasion. But in the same year, when the USSR invaded Hungary, India did not join its public condemnation. Despite such situation, by and large, India did take an independent stand on various international issues and could get aid and assistance from members of both the blocs. आज़ाद भारत है। आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था और इसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का खूब पालन किया। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध से जो हमारे देश में तनाव उपजे थे उसको कम करने की कोशिश की। जो कोल्ड वार रहा है, बहुत सारा दुनिया में टेंशन फैल गई थी। उनको लगने लगा था कि इस तरीके से तो ये दुनिया के देश आपस में टकराएंगे और मानवता का विनाश कर देंगे। तो ये जो तनाव उपजा हुआ था उसको कम करने में भारत ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में उसने अपनी सेना भेजी। यूएन के जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस थे उनमें अपनी सेना भेजी। आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि शीत युद्ध के दौरान कोल्ड वार इरा के टाइम पे भारत किसी खेमे में शामिल क्यों नहीं हुआ? न वो यूएस कैंप में गया, न वो यूएसएस का कैंप में गया, तो कोई भी खेमे में वो शामिल क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए भारत और अमेरिका और जो सोवियत संघ हैं उनकी अगुवाई उसने, जो संगठन सैन्य संगठन थे
जो सैन्य संगठन थे इनकी अगुवाई जो कर रहे थे अमेरिका की, सोवियत संघ की, उन सैन्य गठबंधनों से वो अपने आप को दूर करना चाहता था। और ये बात आप समकालीन विश्व राजनीति है जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक है उसमें भी आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से शीत युद्ध के समय अमेरिका ने जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, और जो सोवियत लेड वर्सा पैक्ट जो हुआ था, और शीत युद्ध के दौरान एक तो ये हुआ उत्तर अटलांटिक संधि हुई उसमें, और एक वर्सा जो समझौता हुआ था, वर्सा पैक्ट नाम की एक संधि जो हुई थी उसका एक संगठन बना था, तो उसी के जवाब में तो इसमें भी भारत ने अपने आप को दूर रखा। भारत ने हमेशा अपने आप को कूटनिरपेक्ष जो नीति रही है भारत की